जैसे बच्चे मैं आपको बता रही थी बैलेंस ऑफ पावर के लिए, ठीक है, कैसे हम फेडरेशन बनाते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड वन इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। जब बहुत सारी स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिनकी अपनी पावर्स है, जिनका अपना सिस्टम है पूरा, आपस में आके एक बहुत बड़ी यूनिट बनाते हैं, बिगर यूनिट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सिस्टम चल रहा है। ओके, हर एक स्टेट के पास अपनी इक्वल पावर्स है और पूरा अपना स्ट्रॉन्ग वो पूरी स्टेट है। सेकंड है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स टू अकोमोडेट ह्यूज डाइवर्सिटी। क्योंकि हमारे इंडिया में देखो कितनी डाइवर्सिटी है, तो सब डाइवर्सिटी को एक साथ अकोमोडेट करके सोशल ग्रुप्स में सारा पावर्स को शेयर कर रखा है, पूरी यूनिट्स में शेयर कर रखा है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन इस सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है दैन स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इंडिया एंड स्पेन। तो ये दो तरह की फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट वी आर डूइंग व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। सबसे पहले है कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है। हमने फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया है, लेकिन हम चल रहे फेडरेशन के राह पे ही है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। बेशक हमने फेडरेशन का नाम नहीं दिया है, फेडरलिज्म हमने वर्ड यूज़ नहीं किया है, बट जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे आपके फेडरलिज्म के हैं। ओके, आगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो हमें फेडरल कंट्री बनाता है, 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बाद में हमने 3rd टियर गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था, जिसमें लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं तो उसके अंदर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आ गई थी, ठीक है। इनका सबका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, और इन तीनों की अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट है, और उसी के हिसाब से ये अपना काम करते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो स्टेट एंड सेंटर दोनों करती हैं। अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या है, जैसे आपकी डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, करेंसी कितनी करना है, इशू कितनी करनी है, क्या नहीं है, ये सारे काम जो है ये यूनियन गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इसी के लिए एक ही पॉलिसी इसलिए ये सारे काम इसके अंडर है ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन सके। नेक्स्ट है आपका स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट जैसे पंजाब है तो हमारी पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे करनी है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। आगे है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में वो इशू होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल रहता है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं जो इस जितने भी सब्जेक्ट ऊपर करे हैं। अगर वहाँ पे कोई इशू बन जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ही काम करना पड़ता है, ओके। आगे है रेजिडरी सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था, जैसे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट। रेजिडरी का होता है कि जो बाकी बच गए, जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट से अलावा जितने बाकी बच गए हैं वो सारी यूनियन गवर्नमेंट ही देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी, ओके। एक और फैक्टर है जो हमारे कंट्री को फेडरल बनाती है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है।
अभी मैं यहाँ पे आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि आपके बुक में लिखा है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर दे रखी है। बच्चे पावर दे रखी थी, ठीक है, अभी वहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पे 370 आर्टिकल था, 35A जो था वो आर्टिकल बना रखे थे, उसके हिसाब से वहाँ पे उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रखी थी। उसके अंदर ये था कि इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। ओके, सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। कुछ और स्टेट्स को भी लिटिल बिट हमने दे रखा है, लेकिन आज की डेट में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आज की डेट में ये जो प्रिविलेज दे रखी है, जो हमने स्पेशल उनको फैसिलिटी दे रखी हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि आज की डेट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, 2 भागों में बढ़ चुका है और 2 वहाँ पे क्या बन गई हैं, यूटीज़ बन गई हैं, यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। अब वहाँ पे कोई स्पेशल कह सकते हैं कि प्रिविलेज नहीं मिली हुई है, कोई वो नहीं है कि हाँ उनको कोई स्पेशल पावर्स दे रखी हैं। ओके, उसके बाद है जो फेडरल बनाता है यूनियन टेरिटरीज। अब हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 9, ठीक है। जितनी भी ये 9 यूनियन टेरिटरीज है ना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. ठीक है, जो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, वही अपने हिसाब से जो पुलिस है जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे ही काम होगा। नेक्स्ट जो है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जहाँ पे फेडरलिज्म है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक सिंगल जो कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लानी है, बिल्कुल नहीं ला सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। समझ में आ गया। सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पेश किया जाएगा। अगर वहाँ पे वो पास हो जाता है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है तब जाके उसके ऊपर साइन करता है, तब जाके वो बिल पास होता है और तब हम कोई चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी। हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। वो देखती है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, लागू हुआ कि नहीं हुआ, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही। अगर कोई डिस्प्यूट है कहीं भी तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीज़न ले सकती है, ओके। आगे है आपका रेवेन्यू रिसोर्सेज कि जो रेवेन्यू जुरिडिक्शन है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, टैक्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। और जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई हैं, असाइन कर रखी हैं, उनके लिए कोई भी ऑर्डर निकाल सकती हैं, टैक्सेस लगा सकती हैं, कुछ भी किसी भी तरह का जो भी पॉलिसी बनानी है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल विच मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। कह सकते हैं कि जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेली अपने आप में नहीं है, उसी का रूल पूरे इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि पावर्स को हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो नीचे लोकल गवर्नमेंट हो, इन तीनों के अंदर हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। आई होप आपको समझ में होगी। जब भी अपने ये क्वेश्चन लिखना है तो पॉइंटों में सारा लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। थैंक यू।